thank you to DKT Team Delhi Knowledge Track is something that I used to binge watch जब पहले, even though when I had started full-fledged preparation. The most authentic source of topper videos where it's too raw, unfiltered, and where people are extremely honest is Delhi Knowledge Track, and it has a compilation of almost all the toppers of across the years. So that's your one-step solution if you want to devise a strategy plan or get some inspiration or get some idea from. So thank you DKT to give this platform to share my strategy, and it felt surreal and it felt very satisfying to work with you. Thank you. हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुहानी मिश्रा है। मैं प्रयागराज की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग हिंदी मीडियम से की है और मैंने अपनी स्कूलिंग इलाहाबाद से ही की है, और मैंने ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है, और राइट नाउ मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही हूँ हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। ये मेरा 3rd सेमेस्टर अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है। मैं 4th सेमेस्टर में अभी जस्ट जाने वाली हूँ। मैंने UGC नेट JRF एग्ज़ाम जून 2024 क्लियर किया है 99.93 परसेंटाइल से, और इस पूरे जर्नी के दौरान मैं अपनी ये जो यात्रा ये आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आपको बहुत ही मददगार साबित होगी, खासकर उन बच्चों के लिए जो पूरी तरीके से सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी कोचिंग नहीं कर रहे हैं और कोई भी और उनके पास सोर्सेस नहीं है प्रिपरेशन करने के लिए। तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ही ज़्यादा मुझे लगता है हेल्पफुल होगी। तो इस पूरे प्रिपरेशन के लिए कितना वक्त चाहिए होता है, तो मैं कहूँगी कि सिर्फ 3 से 4 महीने पर्याप्त होते हैं इस पूरी तैयारी के लिए। मैंने अपनी ये जो प्रिपरेशन है ये दिसंबर 2023 में स्टार्ट की थी। किस तरीके से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर लोग किताबें लेकर शुरू हो जाते हैं प्रिपरेशन करना, जो कि इसका एक सही तरीका नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही कम सोर्सेज का यूज़ किया है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा कम सोर्सेज के साथ यूटिलाइज़ कर पाई हूँ अपनी प्रिपरेशन। तो सबसे पहले मैं अपनी बुक लिस्ट बताना चाहूँगी। मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 बुक्स को एकदम अच्छे से फॉलो किया है, एंड वो है फॉर द फर्स्ट पेपर is KVS Madan, and for the second paper history is आर्या, भारतीय इतिहास बाई आर्या पब्लिकेशन। मैंने बस यही दोनों बुक्स फॉलो की है। तो प्रिपरेशन मैंने अपनी PYQ से स्टार्ट की। मैंने पहले PYQs को अच्छे से एनालाइज किया कि क्या टॉपिक्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे ध्यान में रखनी है। मुझे लगता है मैंने अपना सबसे ज़्यादा वक्त अगर इस पूरे प्रिपरेशन में दिया है तो वो PYQs को एनालाइज करने में दिया है। उसके बाद तब मैं बुक्स पर आई हूँ, और मैंने ये 3-4 महीने जून के लिए दिसंबर से जून तक मैं अपनी प्रिपरेशन की। उसके दौरान मैंने जो ये दोनों बुक्स मैंने बताई हैं, इसके मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स बनाए। नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग के डाउट्स होते हैं कि नोट्स बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको ज़रूर बनाना चाहिए। अपने नोट्स को जितना हो सके उतना शॉर्ट एंड क्रिस्प रखें। जितना आप शॉर्ट रखेंगे उतने आप अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। एंड नोट्स आपको सारे ही टॉपिक्स के नहीं बनाने हैं कि आप शुरू से अंत तक के सारे पूरी बुक्स की नोट्स बना लीजिए। आपको नोट्स बनाते वक्त ध्यान रखना है कि जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उनको पहले, जो आपने PYQ से एनालाइज कर रखा है उससे आप पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लिस्ट डाउन करिए। उसके हिसाब से आप नोट्स बनाइए। शॉर्ट नोट्स होने चाहिए एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हुए आपके नोट्स होने चाहिए। अगर मैं बात करूं कि PYQs की, तो PYQs जैसा मैंने बताया कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप बाकी वीडियोस वगैरह में देखेंगे तो उसमें भी सब टॉपर्स जो है वो PYQs पे एम्फेसिस करते हैं, क्योंकि PYQs का एनालिसिस आपको एक पूरी तरीके से ओवरऑल आपको व्यू देता है कि आपको क्या करना है। PYQs को एनालाइज करते वक्त आपको ये बात ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ PYQs लगाना नहीं है कि आप बस पेपर लीजिए और आप शुरू से लास्ट तक पूरे PYQs को लगाते जा रहे हैं एंड उसको बिना एनालाइज किए। PYQ एनालाइज करना वो अपना एक अलग आर्ट होता है। आपको सारे स्टेटमेंट्स जो है उनको अच्छे से रीड करना है। हर स्टेटमेंट कहाँ से आ रहा है वो करना है। आपको सिर्फ करेक्ट आंसर नहीं देखना है। सारे स्टेटमेंट्स को अच्छे से एनालाइज करिए और कौन से टॉपिक से वो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उनको अच्छे से लिस्ट डाउन करिए, ताकि आपके दिमाग में ये चीज़ एकदम अच्छे से आ जाए कि कौन कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और कौन कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो PYQ एनालिसिस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो आपको एकदम अच्छे से करना है, जो आपको एक ओवरऑल एक पूरा आइडिया दे देगा। तो हिस्टोरियोग्राफी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है
राइट नाउ हिस्टोरियोग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लोगों के डाउट होते हैं कि हिस्टोरियोग्राफी की प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। तो मैंने हिस्टोरियोग्राफी की प्रिपरेशन जो की है वो PYQ से ही की है। मुझे लगता है कि अगर आप लगभग 5 से 7 साल के अगर PYQs को अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं और आप उसके जितने भी हिस्टोरियोग्राफी के क्वेश्चंस आए हैं अगर आप उसको अच्छे से लिस्ट डाउन कर लेते हैं तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है कि PYQs में क्या हिस्टोरियोग्राफी में क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, और इसमें PYQs ऑफ कोर्स आपकी बहुत अच्छी हेल्प करते हैं। उसके अलावा मैं ये कहूँगी कि आपको जो पूरे प्रिपरेशन के दौरान बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम जो है ये इतना डिमांडिंग मुझे लगता है नहीं है। लोग बहुत सारी बुक्स बताते हैं, बहुत सारी बुक्स मेंशन करते हैं, पर स्पेसिफिकली मैं बताऊंगी कि हिस्ट्री में आपको सिर्फ और सिर्फ आर्या मुझे लगता है, मेरे हिसाब से आर्या इज़ इनफ। आप अगर आर्या को फॉलो कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप नेट तो बहुत इजीली क्लियर कर सकते हैं। JRF के लिए मे बी आपको PYQs बहुत थॉरली एनालाइज करना पड़े, बट ओवरऑल आर्या इज सफिशिएंट फॉर द फर्स्ट पेपर। आई वुड से कि आपको KVS मैदान एंड PYQs ये दोनों को कंबाइन करते हुए चलना है। PYQs आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो आपको PYQs को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। इस एग्ज़ाम के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि जो PYQs है वो अपने आप आपको बता रहे हैं कि वो क्या पूछने वाले हैं और आपको क्या पढ़ना है। तो इसलिए मैंने कोई भी कोचिंग नहीं ली है, मैंने ना ही कोई यूट्यूब चैनल कोई भी फॉलो किया है। मैंने भी बस टॉपर्स के वीडियोस वगैरह देख के बस ये एनालाइज किया है कि क्या चीज़ किन चीज़ों पे ध्यान देना है, किन चीज़ों पे नहीं ध्यान देना है। सो मुझे लगता है इतनी चीज़ें इनफ है। ये मेरा जो अटैम्प्ट था ये मेरा 3rd अटैम्प्ट था। इससे पहले पिछले जो 2 अटैम्प्ट थे उसमें मेरा बस नेट क्वालिफाई हुआ था। उसका रीज़न ये था कि मैं बहुत सारे बुक्स वगैरह जो थे उनको देखने लग गई थी, जो मुझे लगता है कि मेरी एक बहुत बड़ी गलती रही और जिसको मैंने बाद में सुधारा, और मैंने सिर्फ इन 2 बुक्स पे फोकस किया एंड जिसकी वजह से मेरा JRF क्लियर हो पाया। आई थिंक आपको सारी बुक्स कवर करने के बजाय सिर्फ उन बुक्स पे आप कोई एक 2 स्टैंडर्ड बुक चूज करिए एंड आप उस पर स्टिक रहिए। वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा एग्जाम क्लियर करने से, रादर देन आप बहुत सारी बुक्स को एक बार पढ़िए। तो इस पूरे एग्ज़ाम के लिए मुझे लगता है ये इतना ही डिमांडिंग है जितना आप उसको एनालाइज कर पाएँ। तो जैसा कि आपको पता है कि ये जो एग्ज़ाम है इसमें 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर जो होता है वो सारे सब्जेक्ट्स में कॉमन होता है, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपके आते हैं जो टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड को टेस्ट करता है। और आपका जो सेकंड पेपर होता है वो आपका हिस्ट्री से होता है। बहुत लोगों के ये क्वेश्चंस होते हैं कि जो फर्स्ट पेपर है उसको किस तरीके से हैंडल करें। फर्स्ट पेपर में मैं कहूँगी कि अगर आपको KVS मैदान और PYQs में एक चूज़ करना है तो आपको PYQs के साथ जाना चाहिए। आप PYQs को अच्छे से एनालाइज करिए एंड वो आपकी ज़्यादा हेल्प करेगा, एंड देन उसके बाद आप KVS मैदान पे आइए। देन आपको एक क्लियर आइडिया मिलेगा कि एक्चुअली आपको KVS मैदान में क्या क्या पढ़ना है। तो PYQs इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन सेकेंड पेपर देयर इज एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री से तो हार्डली आजकल क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो उसके अलावा हिस्टोरियोग्राफी है। हिस्टोरियोग्राफी के लिए मैंने जैसा बताया PYQs अगर आप अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं तो हिस्टोरियोग्राफी आपकी हो जाएगी। एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न में मैं कहूँगी कि आपको मॉडर्न को ज़्यादा अच्छे से ध्यान में देना है। मॉडर्न से ज़्यादा जो क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा मॉडर्न के पोर्शन से बन रहे हैं, तो मॉडर्न में आपको क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस ज़्यादा मिलेंगे, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। मैच द फॉलोइंग के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एंशियंट वगैरह में ज़्यादा मिलते हैं। और मुझे लगता है कि ये जो बुक आर्या है, अगर आप इसके लिस्ट जो है, जो इस बुक में जो लिस्ट आपको हर एक चैप्टर में मिलेंगी, अगर आप उसको कवर कर लेंगे तो नेट तो आपका बहुत इजीली क्लियर हो सकता है। बिकॉज जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस आर्या से कवर हो जाते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर की बुक्स पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम कम है प्रिपरेशन के लिए और आप कम टाइम में प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और आपके पास ज़्यादा बुक्स देखने का वक्त नहीं है, तो आप इन दोनों किताबों को उससे बस टिक रहिए। ये जो आर्या जो बुक है वो हिंदी मीडियम की बुक है, जो कि हिंदी में अवेलेबल है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए मुझे लगता है कि वो बहुत सारी बुक्स फॉलो करते हैं, जो कि मेरे फ्रेंड्स वगैरह जैसे हैं, उन्होंने काफ़ी लोगों ने अरिहंत की जो बुक आती है उनको फॉलो कर रखा है, एंड बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं। पर मैं कहूँगी कि जो इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं कहूँगी कि आप ये जो आर्या बुक है इसकी एटलीस्ट लिस्ट तो आप कवर करिए ही करिए, क्योंकि लिस्ट इज़ ऑल अबाउट नेम्स। उसमें बस नाम लिखे हुए हैं, डेट्स लिखे हुए हैं।
तो अगर आप सिर्फ लिस्ट भी उसकी कवर कर लेते हैं, दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ टू क्लियर नेट, बिकॉज आई थिंक आर्या हैज द मोस्ट फैक्चुअल बुक इज अवेलेबल राइट नाउ इन द मार्केट। सो इंग्लिश मीडियम के भी स्टूडेंट्स को मैं बोलूंगी कि एटलीस्ट आप आर्या की लिस्ट कवर कर लीजिए, बाकी आप थ्योरी के लिए आप कोई भी बुक जो भी आपको प्रिफर्ड आपको लगे आप वो रेफर कर सकते हैं। केवीएस मदान तो ऑफकोर्स आपको इंग्लिश में आप फॉलो कर सकते हैं, इसमें केवीएस मदान इज अ वेरी स्टैंडर्ड बुक, तो वो तो आप फॉलो कर ही सकते हैं। इस प्रिपरेशन को करने के लिए 3 से 4 महीने जैसे कि मैंने बताया इज इनफ। दिन में आपको, मुझे लगता है अगर आप किसी भी तरीके से अगर आप 3-4 घंटे भी अगर आप निकाल ले रहे हैं तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर यूजीसी नेट जेआरएफ। ये इतना डिमांडिंग हार्ड वर्क नहीं है, आप स्मार्ट वर्क जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आप इजीली इस एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। तो 3 से 4 घंटे दिन में पढ़ना इज इनफ। थैंक यू DKD फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई जर्नी विथ यू। थैंक यू सो मच।